नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और ये आज अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर है और इसमें आज अपन जो भी कल पढ़ा था उससे आगे की बात करते हैं। इससे आज अपन पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तो अपन ने पढ़ लिए थे। अब एक इसमें छोटी सी चीज़ ये रह गई थी कि जो भारत है, इस भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है, कि साहब प्राइमरी सेक्टर से भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अपन बात करें प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को दूसरे नाम से जाना जाता है कृषि क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा था विनिर्माण क्षेत्र, या फिर इसका दूसरा नाम था द्वितीयक क्षेत्र। और जो तीसरा सेक्टर था वो कौन सा था अपना, तृतीयक क्षेत्र। और इसे बोला जाता है क्या, सेवा क्षेत्र। ये अपन ने देख लिया था कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीज़ें आती है, जो भी कृषि से प्राप्त होती है वो सारी चीज़ें आती है। जैसे अगर अपन बात करें कि साहब फसल हो गई, खनन हो गया, खनन के अलावा मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, वो इससे आता है। अब बात ये की जाए कि साहब अगर पूरी अर्थव्यवस्था मान लो 100 रुपये की है, पूरी अर्थव्यवस्था कितने रुपए की है, 100 रुपये की है, तो इस प्राथमिक क्षेत्र से कितने कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, और अगर ये द्वितीय क्षेत्र ये कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है और तृतीय क्षेत्र कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो अगर अपन बात करें किसकी, भारत की, तो वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने परसेंट है, 17%। कि साहब अगर 100 रुपये है तो 17 रुपये कहाँ से आ रहे हैं, इस प्राथमिक क्षेत्र से आ रहे हैं। और बात की जाए द्वितीय क्षेत्र की तो लगभग 27% जो भी कंट्रीब्यूशन है वो किस कहाँ से आ रहा है, द्वितीय क्षेत्र से आ रहा है। इसके बाद में जो तृतीय क्षेत्र है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तृतीय क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग कितना है, 54%। मतलब अगर भारतीय अर्थव्यवस्था अगर 100 रुपये की है तो इस 100 रुपये में से 17 रुपये तो प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है और 27 रुपये द्वितीय क्षेत्र से आ रहा है और बाकी का 54 रुपये किस क्षेत्र से आ रहा है, इस तृतीय क्षेत्र से आ रहा है। ये अपने आप देख लीजिए आप। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, अगर मान लीजिए कोई भी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में अगर कोई भी क्षेत्र 50% या फिर उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, तो वो अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र पे आधारित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। जैसे बात की जाए कि जो भारत है, इस भारत में जो सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का है, तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में किस क्षेत्र पर आधारित है, इस सेवा क्षेत्र पर आधारित है। क्यों है, क्योंकि 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, इस सर्विस सेक्टर का है। ऐसे अगर मान लो किसी और दूसरे देश की अर्थव्यवस्था है, जैसे चाइना की या किसी और देश की अर्थव्यवस्था है, अगर उसमें अगर द्वितीय क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा है तो वो उस देश की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित होगी, द्वितीय क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था होगी। पहला फैक्ट तो ये पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सर्वाधिक योगदान देने वाला जो भी क्षेत्र है वो कौन सा है, वो तृतीय क्षेत्र है। दूसरा फैक्ट एक आपको यहाँ पर ये ध्यान याद रहना चाहिए कि जो भी प्राथमिक क्षेत्र है या द्वितीय क्षेत्र है या तृतीय क्षेत्र में से सबसे ज़्यादा भारत में रोजगार कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है, तो भारत में जो रोजगार प्रदान करने वाला जो भी सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है, कृषि क्षेत्र। यहाँ पर 50% से ज़्यादा रोजगार आप देखते हैं भारत में जो भी सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जाता है वो कृषि क्षेत्र से दिया जाता है, और ये भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। उसमें कौन सा सेक्टर आता है, ये कृषि क्षेत्र आता है। और यहाँ पे कितना परसेंट रोजगार दिया जाता है, 50% से ज़्यादा, 52-53% के करीब ये रोजगार प्रदाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदाता है, तो वो है प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र। ये पूछ लिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सर्वाधिक अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है, योगदान दे रहा है सेवा क्षेत्र। ये सवाल अभी पूछा गया था किसमें, जूनियर अकाउंटेंट में। जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान दे रहा है, तो वो क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र है। ये अपन ने एक सिंपल सा आइडिया इसके बारे में ले लिया है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं। ये देखो अर्थव्यवस्थाओं से रिलेटेड जो भी बातें थी छोटी छोटी वो बातें पूरी हो गई है। एक अपने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये और देख लेते हैं कि इन अर्थव्यवस्थाओं का मापन कैसे किया जाता है। कि साहब ये अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये उससे छोटी है, ये दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, ये चौथे नंबर की है। तो इन अर्थव्यवस्थाओं का मापन यूजुअली दो तरीके से किया जाता है।
एक तो है जीडीपी नॉमिनल और एक है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय क्षमता अनुपात, क्रय क्षमता अनुपात, और इसे बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद, नॉमिनल होता है नाममात्र, जीडीपी। अब जीडीपी को समझने के लिए वैसे तो अपना एक चैप्टर आएगा राष्ट्रीय आय, उस राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में अपन क्या करेंगे, इसको पूरा देख लेंगे। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के अलावा एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, तो उसको अपन देखेंगे पूरे को, किसमें, जो भी नेशनल इनकम वाला चैप्टर होगा अपने उसमें। इसको अभी यहाँ पे इस जीडीपी नॉमिनल को या जीडीपी को समझने के लिए आप इतना ध्यान रखिए, कोई भी क्षेत्र, जैसे ये क्या है, भारत है। अब इस भारत में वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती है या नहीं होती। अब इस भारत में जो भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही है, इन वस्तु और सेवाओं का जो भी अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा ना, अंतिम मौद्रिक मूल्य, और ये अंतिम मौद्रिक मूल्य किसमें, एक टाइम बाउंडेड होगा, एक वर्ष में जो भी जितनी भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जा रही है उनका जो भी मौद्रिक मूल्य होगा, उस मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इतना ध्यान रखें यस, कि एक क्षेत्र है, कोई देश है, इस देश में जितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही है उनका जितना भी मौद्रिक मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा, उसकी जीडीपी कहलाएगी। इतना समझ लेना है, बाकी अपन आगे देख लेंगे। अब एक शब्द आया है क्या, नॉमिनल। देखो दो चीजें होती है, एक तो होती है क्या नॉमिनल जीडीपी, और एक होती है क्या रियल जीडीपी। नॉमिनल का मतलब ये होता है कि इसमें क्या शामिल होती है, मुद्रास्फीति शामिल होती है, और इसमें मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है। ये अपन आगे देखेंगे कि कैसे मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है, कैसे मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दिया जाता है। अपने को केवल यहाँ पर ये देखना है कि अर्थव्यवस्थाओं का मापन किया जाता है, दो तरीके हैं, जीडीपी नॉमिनल के द्वारा, और एक होता है किसके, परचेजिंग पावर पैरिटी के द्वारा। अब जीडीपी क्या होती है, जितनी भी एक देश में एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जाता है उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, वो क्या कहलाता है, उसकी जीडीपी कहलाता है। इसके अलावा ये जानने के लिए एक टर्म की नॉमिनल और रियल क्या होता है, कि इसमें मुद्रास्फीति होती है, महंगाई को इसमें शामिल किया जाता है, महंगाई का डेटा इसमें शामिल होता है, इसमें महंगाई का डेटा शामिल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या कारण होते हैं, उनको अपन देखेंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, नेशनल इनकम वाली क्लास होगी, उसमें इस चीज को अपन कंसिडर करेंगे। अब अपन आते हैं कि जीडीपी नॉमिनल में कैसे मेजर किया जाता है और परचेजिंग पावर पैरिटी में इस चीज को कैसे मेजर किया जाता है। तो इस चीज को मैं हटा देता हूं एक बार। अब बात की जाए कि साहब जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूएसए की। दूसरे नंबर की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है, चाइना की। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है, जर्मनी की। चौथे नंबर की है कौन सी, जापान की। और पांचवें नंबर की है किसकी, भारत की। जो भारत है, इस भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से नंबर की है, पांचवें नंबर की। किस हिसाब से, जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से। ये लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और ये कितने क्या 17 ट्रिलियन के पास ये है, और ये 4.7 है, 4.1 है, और ये 3.4 ट्रिलियन डॉलर के में है। तो मतलब लगभग ये किस में, भारत का स्थान इसमें कौन से नंबर पे, पांचवें नंबर पे, और यूएसए का स्थान इसमें किस पे, पहले नंबर पे। अब ये कैसे हुआ कि साहब यूएसए पहले नंबर पे, चाइना दूसरे पे, तीसरे पे, और ये जितने भी देश में, जैसे अभी आपने देखा जीडीपी नॉमिनल क्या होती है, किसी भी क्षेत्र में उत्पादित जो भी वस्तु और सेवाएं होती है उन वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, डॉलर में। इसको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, डॉलर में। डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद में जो भारतीय मुद्रा है वो उस किस में आ जाएगी, डॉलर में आ जाएगी। अब एक चीज यहां पर देखते हैं कि साहब डॉलर में कन्वर्ट कैसे हुआ, कि ये रुपया डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज को फॉलो किया जाएगा, किस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा। कि भाई जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, यस और नो। वैसे ही अब अपन देखते हैं कि साहब 1 रुपये में कितने डॉलर होंगे।
अब ये कैसे डिसाइड होता है कि 1 रुपये में इतने डॉलर, जैसे अभी अगर वर्तमान में अगर अपन डेटा ले तो लगभग 80 रुपये में क्या आ जाता है, 1 डॉलर आ जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया जा रहा है, लगभग इसके आसपास में आते हैं। ये कैसे आया कि 1 डॉलर बराबर 80 रुपये? ये आता है किसकी, कि इस डॉलर और इस रुपए की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। जैसे भारत है, अब भारत मान लीजिए किसी भी देश से क्या कर रहा है, ऑयल और नेचुरल गैस परचेज कर रहा है। अब उसे उसका पेमेंट किस में करना होगा, जिस देश में वो सामने वाला कंट्री क्या कर रहा हो, प्रेफरेंस दे रहा हो। वो सामने वाला कंट्री कह रहा है कि नहीं भाई साहब आप मेरे को तो किस में पेमेंट करो, डॉलर में पेमेंट करो। अब भारत क्या करेगा, भारत के पास में जो भी डॉलर होगा वो डॉलर को उसमें पेमेंट करेगा। अब उसी के आधार पर कि भारत ने किस चीज़ की डिमांड बढ़ाई, डॉलर की डिमांड बढ़ाई, और इसके कंपैरिजन में जो रुपये है उसकी सप्लाई को देखा जाएगा, और उसी आधार पर फिर क्या कर दी जाएगी, इनकी एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दी जाएगी। सिंपल सी बात आप ये ध्यान में रखें कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर और रुपए की जो भी डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई है, उसके बेसिस पे ये तय होता है कि साहब इनका डॉलर और रुपए का भाव ये चल रहा है, एक्सचेंज रेट ये चल रहा है। यस और नो, ये समझ में आ गया। और इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से नंबर की है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी जैसे ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब हम आने वाले टाइम में इसको कौन से नंबर की ले आएंगे, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ले आएंगे। ये तो बात हुई किसकी, जीडीपी नॉमिनल की। जीडीपी नॉमिनल में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, यूएसए, और भारत कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे। अब दूसरा देख लेते हैं अपन क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या होता है कि साहब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, चाइना। स्टैटिक डेटा देख लेते हैं एक बार। दूसरे नंबर पे कौन है, यूएसए, और तीसरे नंबर पे कौन है, भारत। तो ऐसा कैसे हुआ कि साहब वहाँ पर तो जीडीपी नॉमिनल में तो भारत आ गया 5वें स्थान पे, और यहाँ पर जो भी परचेजिंग पावर पैरिटी है इसमें भारत आ गया कौन से स्थान पर, 3रे स्थान पर। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये ऐसे पॉसिबल हुआ, सारा खेल है इस एक्सचेंज रेट का। यहाँ पर जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड की जाती है वो डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। यहाँ पर क्या किया जाता है, कोई भी एक प्रोडक्ट के बेसिस पे उस चीज़ को डिसाइड किया जाता है। कैसे कि भाई साहब इंडिया में कोई आदमी रह रहा है, उसका जो भी लाइफ स्टैंडर्ड है वो अलग होगा, यूएस में रह रहा है उसका अलग होगा। और भारत में अगर कोई भी आदमी रह रहा है तो जो यूएस में रह रहा है उसके कंपैरिजन में भारत वाला आदमी कम खर्चे में लगभग उसके समान की जो भी लाइफ स्टैंडर्ड है उसको क्या कर सकता है, जी सकता है। अब जैसे मान लीजिए इसको कैसे चेक किया जाता है कि मान लो एक ऐसा प्रोडक्ट जो भारत में बिक रहा है और कहाँ पर बिक रहा है, यूएस में भी बिक रहा है। जैसे एक क्या है, बर्गर है, बर्गर ले लो, कॉफ़ी ले लो, कुछ भी ले लो आप, वो भारत में आ रही है मान लीजिए 10 रुपये की। 10 रुपये की ये जो कॉफ़ी है ये भारत में आई, या फिर ये बर्गर ले लो या कॉफ़ी ले लो, कॉफ़ी कितने की आई, 10 रुपये की आई। और वहीं पर ये कॉफ़ी यूएस में आई कितने रुपए की, $1 की। भारत में 10 रुपये और यूएस में कितने की, $1 की। यहां से एक चीज देखिए, इस 10 रुपये की भी औकात कितनी है, एक कॉफी को खरीदने की, और इस $1 की भी औकात कितनी है, इस एक कॉफी को खरीदने की। मतलब यहां से मैं ये एक चीज कह सकता हूं कि ये इस 10 रुपये की परचेजिंग पावर भी क्या है, एक कॉफी है, और इस $1 की भी परचेजिंग पावर क्या है, एक कॉफी है। यहां से एक बात हो सकती है क्या कि 10 रुपये बराबर $1। यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट निकाली जाती है वो एक्सचेंज रेट निकाली जाती है किस आधार पर कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की कैपेसिटी उस करेंसी में कितनी है। यहाँ पे निकाली जाती है कि उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में कितनी है। अब यहाँ पर देखो बहुत बड़ा अंतर आ गया। यहाँ पर अंतर ये आ गया कि यहाँ पर तो $1 बराबर 80 रुपये आ रहा था और यहाँ पर कितना आ गया, $1 बराबर 10 रुपये। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर आ जाती है, तीसरे नंबर पर आ जाती है। तो इनको मेजर किया जाता है किस आधार पर, जीडीपी नॉमिनल के आधार पर और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। ये अपन ने देख लिया इन अर्थव्यवस्थाओं का मापन। अब अपना अगला जो भी टॉपिक है उसको ले लेते हैं। होपफुली आपको समझ में आ जाने जाए। और सवाल यहाँ से अगर बनेगा तो ये बनेगा सिंपल कि वर्तमान में जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अभी इस चीज़ पे बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है कि भारत को अपने जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम जो हमारा जो नेक्स्ट टेन्योर होगा उसमें हम भारत को कौन से नंबर पे ले आएंगे, तीसरे नंबर पे ले आएंगे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी में तो भारत ऑलरेडी तीसरे नंबर पर है। वो किस पे के लिए बात करें, जीडीपी नॉमिनल पे बात करें कि जीडीपी नॉमिनल के बेसिस पे हम इस भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन से नंबर पे ले आएंगे, तीसरे नंबर पे ले आएंगे। यस और नो, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब अपने स्टार्ट कर लेते हैं कुछ एक छोटा सा पॉइंट जो इसमें अपने रह रहा था। छोटा सा पॉइंट है, अब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको।
भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार किए गए थे, बहुत सारे सुधार हुए हैं। और जो भी मेजर या सबसे बड़ा जो सुधार माना जाता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में कब कौन सा माना जाता है, 1991 का, कि साहब भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था, जो भी एक औद्योगिक नीति लाई गई थी वो कौन सी थी, 1991 की औद्योगिक नीति। और इस औद्योगिक नीति में क्या किया गया था, कुछ बहुत बड़े बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए थे इनको लेकर। एक्चुअल में हुआ क्या था 1991 में, जो तीसरी औद्योगिक नीति थी, और इस तीसरी औद्योगिक नीति में क्या किए गए थे, औद्योगिक सुधार किए गए थे। औद्योगिक सुधार, इन्हें बोला जाता है किस नाम से, एलपीजी रिफॉर्म या फिर एलपीजी सुधार। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये कब हुए थे, 1991 में। ये जो एलपीजी रिफॉर्म है उसके पीछे क्या था कि जो भारतीय मुद्रा विदेशी मुद्रा भंडार है, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो गया था, अपने लोवेस्ट पे आ गया था। मतलब क्या हुआ था कि जैसे अभी आप देख सकते हो पाकिस्तान की हालत क्या है कि उसके पास में जो भी आयात है उन आयात का पेमेंट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा नहीं है। ऐसी सिचुएशन इंडिया की आ गई थी, और वो कब आई थी, 1991 में। अब उस समय फिर क्या किया गया, जो भारत है, जब कभी भी कोई भी देश अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से गुजरता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब क्या होता है, भुगतान असंतुलन की स्थिति क्या होती है कि अगर मान लीजिए आप है, आपका देश है, अब आप कहीं से कुछ भी आयात कर रहे हो, कुछ भी बाहर से मंगा रहे हो, और उस आयात के बदले में आपके पास में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, तो वो स्थिति कैसी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन होती है। उस स्थिति में देश किसके पास में जाते हैं, आईएमएफ के पास में हेल्प के लिए जाता है कि साहब आप हमें क्या दे दो, आप हमें पैसा दे दो, लोन दे दो, ताकि हम क्या कर सके, जो भी हमारे आयात है उनका भुगतान कर सके। भारत भी गया किसके पास में, आईएमएफ के पास में। आईएमएफ ने कुछ बातें भारतीयों को कही कि साहब आप क्या करें, आपकी जो भी अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत सुधार करें। आधारभूत सुधार क्या किए जाए कि साहब एलपीजी सुधार आप यहाँ पे क्यों एलपीजी सुधार क्यों करना जरूरी है, क्यों, इससे पहले अगर इसको समझने के लिए अपन देखें तो क्या हुआ था, भारत में औद्योगिक नीति आई थी 1948 में और एक आई थी 1956 में। जो ये 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, पीसी मैलनोबिस के द्वारा ये डिजाइन की गई थी, पीसी मैलनोबिस के द्वारा। पीसी मैलनोबिस ने ये पॉलिसी डिजाइन की थी, ये की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब ये भारत की अर्थव्यवस्था का जो पहला इंडस्ट्रियल मॉडल रखा था वो कौन सा, मिक्स इकोनॉमी टाइप में रखा था। लेकिन 1956 के बाद में जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे किसकी तरफ झुकने लग गई, वो झुकने लग गई समाजवाद की तरफ। अब समाजवाद में आपने एक कल वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि समाजवाद में अर्थव्यवस्था क्या होती है, धीरे धीरे कंट्रोल किसके पास में चला जाता है, गवर्नमेंट के पास में चला जाता है, और सरकार में जितने भी उद्योग धंधे उस पर नियंत्रण किसका होना स्टार्ट हो जाता है, गवर्नमेंट का होना स्टार्ट हो। यही भारतीय अर्थव्यवस्था में हो। धीरे धीरे क्या करना चालू हो गया कि जितने भी उद्योग है उन उद्योगों को किसके लिए आरक्षित कर दिया गया था, उनको आरक्षित कर दिया गया सरकार के लिए। और जो भी निजी निवेश था उस निजी निवेश को क्या कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया गया था। उनके लिए जो भी निवेश के क्षेत्र थे वो निवेश के क्षेत्र बहुत ज़्यादा क्या कर दिए गए थे, कम कर दिए गए थे। अब ये सिचुएशन धीरे धीरे चलती गई। अब इनमें क्या होने लग गया कि गवर्नमेंट की जितने भी जो भी ये कंपनियाँ थी, पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितने भी जो भी पीएसयू थे वो सर धीरे धीरे किस में जाने लग गए, घाटे में जाने लग गए, घाटे में जाने लग गए। प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी थी नहीं तो वो घाटे में जाने लगे। और भारत का जो अब भारत ने क्या किया, और कोई सेक्टर रोजगार प्रदाता रहा नहीं, विदेश से ज्यादा अपन क्या नहीं करते थे, व्यापार करते नहीं थे। और ऐसी स्थिति में जो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो किस पे आ गया, धीरे धीरे डाउन होता चला गया। इसी चीज में सुधार करने के लिए कि साहब ये आपने जो भी सेक्टर बंद कर रखे हैं ना प्राइवेट सेक्टर के लिए, और जो भी दूसरे देशों के साथ में आप आयात निर्यात नहीं कर रहे हो ना, इस चीज को बुनियादी रूप से आप सुधार करो और अपने यहाँ पर क्या लागू करो, एलपीजी रिफॉर्म लागू करो। अब इनको एलपीजी रिफॉर्म में अपन ने देखा कि क्या क्या चीजें मेनली की गई थी।
सबसे पहले तो एक फैक्ट ये देख लेना, इस समय पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और पीवी नरसिम्हा राव को क्या कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। तो ये रिफॉर्म कब हुए? 1991 में ये रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म किए गए थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और अभी देखा आपने जो भी भारत रत्न दिया गया है वो किनको दिया गया? पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया था। उस समय के क्या थे? जब एलपीजी रिफॉर्म किए गए उस समय ये प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री उस समय कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो बाद में प्रधानमंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं ये। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्होंने क्या, और भारत में आर्थिक सुधार का जो जनक है वो भी किसे माना जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है। अब अपन एक एक बार इन टर्म्स को देख लेते हैं कि उदारीकरण क्या था, निजीकरण क्या था और वैश्वीकरण क्या था। इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। सिंपल एक चीज़ आप यहाँ पर समझे, अभी मैंने आपको बताया कि जब 1956 की जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 की पीसी मेलनोबिस द्वारा बनाई गई थी, इसमें औद्योगिक की जो भी कैटेगरी थी, कितनी कैटेगरी बना दी गई थी? 3 कैटेगरी बना दी गई थी। और इनमें मैक्सिमम जो भी क्षेत्र थे वो किसके लिए आरक्षित कर दिए गए थे? वो आरक्षित कर दिए गए थे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, कि मतलब अगर कोई भी नया उद्योग धंधा लगाना है तो वो उद्योग धंधा कौन लगाएगी? गवर्नमेंट लगाएगी। प्राइवेट सेक्टर नया उद्योग धंधा नहीं लगाएगा। इंस्पेक्टर राज चालू कर दिया गया था। अब यहाँ पर सरकार कहती है कि नहीं साहब, वो हमारे 1956 में हमारे से क्या हो गई थी? गलती हो गई थी। अब जितने भी चीजें हैं, उद्योग करने के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में कौन आ सकता है? प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, सिवाय 3 क्षेत्रों को छोड़कर। 3 क्षेत्र कौन कौन से? एक तो परमाणु ऊर्जा, परमाणु खनिज और रेलवे। इन तीनों को छोड़कर के अतिरिक्त सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र हेतु खोल दिए गए। मतलब क्या किया गया कि साहब जितने भी ये पहले जो हमने गलती की थी उस गलती को सुधारा, कि साहब हम क्या कर रहे हैं कि एक तो जो भी ऑटोमिक एनर्जी है उसको, इसके अलावा जो भी ऑटोमिक मिनरल्स है उसके, और इसके अलावा जो भी रेलवे, इन क्षेत्रों को गवर्नमेंट अपने पास में रखेगी। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्र में कौन आ सकता है? प्राइवेट सेक्टर आ सकता है। प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाए, अपनी इंडस्ट्री को चालू करे, हमें कोई, गवर्नमेंट को कोई भी परेशानी नहीं। एक तो सबसे बड़ा सुधार ये किया गया। इसके अलावा अभी मैंने एक चीज़ कही थी कि जो भी लाइसेंस सिस्टम था, लाइसेंस व्यवस्था थी, इस लाइसेंस व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? लाइसेंस व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस व्यवस्था का मतलब क्या था कि आपने कोई भी प्राइवेट सेक्टर है वो उद्योग लगाएगा, उस उद्योग लगाने के बाद में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो भी ऑफिसर है वो क्या करने जाएगा? वहाँ पे इंस्पेक्शन करने जाएगा, जांच करेगा, और जांच करने के बाद में फिर आएगा, फिर कुछ समय बाद में वो वापस जांच करेगा। तो ये एक अपने आप में कैसी व्यवस्था थी? एक अपने आप में टॉर्चर करने वाली व्यवस्था थी कि आप प्राइवेट सेक्टर को बार बार क्या कर रहे हो? जाके टॉर्चर कर रहे हो, उससे किसी ना किसी नियम कानून के नाम पर आप क्या ले रहे हो? उससे रिश्वत ले रहे हो। इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया और केवल 5 क्षेत्रों में ही इसे रखा गया। अब 5 क्षेत्र वैसे तो अपने कोई काम की ज़्यादा वो नहीं है। एक तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें क्या रखा गया था? इस लाइसेंस सिस्टम को रखा गया था। जो भी ड्रग्स है, जो दवाइयाँ होती हैं, उनमें इसको रखा गया था। एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, उसमें इसको रखा गया था। जो भी वायुयान है उनमें इसको रखा गया था। इन क्षेत्रों में किस चीज़ को रखा गया था? लाइसेंस व्यवस्था को रखा गया था। बाकी सभी चीज़ों से जो लाइसेंस सिस्टम था वो हटा दिया गया था। इस बात की सिंपल सी कहानी आप यूँ देखें कि साहब सभी क्षेत्र खोल दिए गए थे, केवल कितने क्षेत्रों को छोड़कर? इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर। लाइसेंस व्यवस्था को क्या कर दिया गया था?
लाइसेंस व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ये जो काम हुआ था वो किस में हुआ था, इस उदारीकरण में हुआ था। इसके अलावा कुछ कमेटियां भी गठित की गई थी, जैसे नरसिम्हन समिति का गठन हुआ था बैंकिंग सुधारों के लिए। नरसिम्हन समिति बनाई गई थी 1991 में। ये किस चीज़ के लिए बनाई गई थी कि साहब बैंकिंग क्षेत्र में क्या करने हैं, सुधार करने। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति बनाएगी। बाकी ये समिति अपन पढ़ लेंगे जब कौन सा बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म किया गया था। इसके अलावा क्या किया गया था, टैक्स रिफॉर्म या फिर टैक्स सुधार किए गए थे। टैक्स सुधार के लिए कमेटी बनी थी, वो कौन सी थी, राजा चलैया कमेटी, राजा चलैया समिति। मतलब आपने किस में सुधार कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर को आपने अनुमति दे दी काम करने के लिए। इसके अलावा लाइसेंस व्यवस्था है उसको लगभग आपने समाप्त कर दिया। इसके अलावा बैंकिंग में सुधार करने के लिए आपने क्या कर दिया, एक कमेटी गठित कर दी, नरसिम्हन कमेटी गठित कर दी। इसके अलावा टैक्स सिस्टम है, उस टैक्स सिस्टम को भी आपने सुधारने के लिए क्या कर दिया, राजा चलैया समिति का गठन कर दिया। ये चीज़ की गई किसमें, उदारीकरण में। अब अपन जो भी सेकेंड टर्म है उसको देख लेते हैं। उदारीकरण के बाद में दूसरी जो टर्म थी वो कौन सी थी, निजीकरण। निजीकरण का क्या मतलब है, निजीकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो पीएसयू का मतलब आप सीधा सा ये समझ लीजिए कि जो क्षेत्र, जो भी कंपनियां या फिर जो भी इकाइयां जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, उन गवर्नमेंट के कंट्रोल में इकाइयां जो खराब काम कर रही थी या फिर जो घाटे में बहुत ज़्यादा चल रही थी या फिर जिनमें सुधार की गुंजाइश थी ही नहीं, उन सभी कंपनी को किसको बेच दिया गया था, निजी क्षेत्र को बेच दिया गया था। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू क्या है, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप सिंपल यूँ समझ लेना, ये गवर्नमेंट की कंपनी होती है। ऐसी कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% या 50% से ज़्यादा होती है, उसे क्या बोला जाता है, पीएसयू बोला जाता है। वो बैंक भी हो सकता है या फिर और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी हो सकती है। तो ऐसे पीएसयू जो किस में थे, वो घाटे में थे, तो उनका स्वामित्व, ओनरशिप और उनका मैनेजमेंट, प्रबंधन, ये किसको ट्रांसफर कर दिया गया, निजी क्षेत्र को। इसके अलावा सरकार को ऐसा लगा कि नहीं साहब ये तो हमारे बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं और ये हमारे से अब संभाले नहीं जा रहे, तो उनको तो किसको दे दिया कि अगर साहब हम बोली लगा रहे हैं, जैसे अभी किसको एयर इंडिया को बेच दिया गया था। वैसे उस टाइम में जो पीएसयू सरकार को ऐसा लग रहा था कि हम इसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम इनकी ओनरशिप और जो भी मैनेजमेंट है उसको बेच रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो, वो क्या करो, बोली लगाए और उसको पीएसयू को खरीद ले। जैसे अभी एयर इंडिया को किसने, टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। वैसे यहाँ पर क्या किया गया था, जो पीएसयू सरकार को ऐसे लगे कि हाँ साहब इनको अगर थोड़ा बहुत एफर्ट्स किया जाए, इन पीएसयू पे थोड़ा बहुत काम किया जाए, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, वापस से इनको रिवाइव किया जा सकता है। तो इनमें क्या किया गया, सरकार ने इनमें आधुनिकीकरण का प्रयास किया। इनमें प्रयास किया गया कि साहब इनको क्या किया जाए, मॉडर्नाइजेशन कर दिया जाए, ताकि ये क्या कर पाए, वापस से ट्रैक पे आ पाए। ये चीज़ें किसमें की गई थी, निजीकरण में। इसके अलावा निजीकरण के को भी सरकार ने प्रोत्साहन दिया कि साहब जो भी कंपनियां हैं उनको खोल दिया गया। सर जो भी निजी क्षेत्र भी अगर खुद की कंपनी लगाना चाह रहा है, तो सरकार की पॉलिसी इस प्रकार से डिज़ाइन की गई थी कि उनको भी क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ये बात हुई किसकी, निजीकरण की। अगली चीज़ अपन देख लेते हैं किसकी, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन में क्या था, ग्लोबलाइजेशन में सिंपल सा ये था कि साहब पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, अपन ने देखा 1956 के बाद में धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, अपने आप में केवल ना तो विदेशी ज़्यादा निवेश निर्यात करती थी, ना ही कोई आयात करती थी। अब क्या किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोला गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या करेगी, व्यापार। इस व्यापार को बढ़ाया गया किसके साथ में, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ में, अन्य देशों के साथ में।
अन्य देशों के साथ। मतलब किस चीज़ को बढ़ाया गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया कि साहब हमारे यहाँ पर ये हम क्या करें, कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है इस सरप्लस प्रोडक्शन को क्या किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, और हमारे यहाँ पर किसी भी चीज़ की अगर कोई भी कमी है तो उसको क्या किया जाए, हम इंपोर्ट करें। इसके अलावा दूसरी चीज़ FDI को अनुमति दी गई, FDI को अनुमति दी गई। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या मतलब है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब ये है कि मान लीजिए बाहर कोई भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए एलोन मस्क है, एलोन मस्क के पास में पैसा पड़ा है और उसको चाहिए मार्केट की जहां पर मैं क्या कर सकूं, पैसा लगा सकूं। तो एलोन मस्क क्या करेगा, वहां से अपनी पूंजी लेके आएगा और भारत में क्या लगा देगा, कोई भी प्लांट लगा देगा। मतलब वो बाहर से क्या लेके आया, अपनी पूंजी लेके आया और उसने वो पूंजी कहां पे लगा दी, भारत में लगा दी। इससे क्या हुआ, यहां पर पूंजी लगाने से यहां पर क्या हुआ, जो भी भारतीय लोग हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने के साथ साथ में जो वो उद्योग खोल रहा है उस उद्योग में तो लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके साथ में और भी जो भी साथ वाली इंडस्ट्री है वो भी क्या होगी, डेवलप होगी। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं तो कुछ लोग बाहर से भी काम करने आएंगे, उनके लिए क्या रहने के लिए होटल चाहिए होगी, तो ये एक साथ में कौन सी इंडस्ट्री ग्रो होगी, होटल इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। तो यहाँ पर भी लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यस और नो? तो ये चीज़ किस चीज़ के लिए की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए की जा रही है, रोजगार को का जो भी स्तर है उसको बढ़ाने के लिए की जा रही है। ऐसे अगर कोई भारत का आदमी है, उसके पास में क्या है, कोई पैसा ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे देश में जाके क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है। तो ये चीज़ें किस में की गई थी, वैश्वीकरण में। आज अपन ने पढ़ा क्या, सबसे पहले अर्थव्यवस्थाओं का मापन, और अर्थव्यवस्थाओं के मापन के बाद में फिर अपन ने देखा है क्या, ये LPG रिफॉर्म। वन शॉट एक बार इनको देख लेते हैं, फिर इस चीज़ को अपन क्या करते हैं, आगे करते हैं। क्विक रिवीजन में अपन सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान, क्षेत्रवार योगदान कौन सा, जैसा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी प्राथमिक से क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का और तृतीयक क्षेत्र का। इसमें आपने देखा कि साहब अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है इसका, और रोजगार में योगदान। जो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक मैक्सिमम योगदान है वो किसका है, 54% है, और वो कौन सा है, सर्विस सेक्टर का है। और रोजगार में 50% से जो भी ज़्यादा योगदान है वो किसका है, इस कृषि क्षेत्र का है। ये अपन ने सबसे पहले आते ही ये पढ़ा। फिर अर्थव्यवस्थाओं का मापन, मापन में अपन ने देखा कितने तरीके हैं, 2 तरीके। कौन कौन से हैं, GDP नॉमिनल, GDP नॉमिनल, और एक है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान है इसमें 5वां, और टॉप नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है कौन, USA। फिर अपन ने देखा कि साहब ये तो इंटरनेशनल मार्केट में मांग एवं आपूर्ति के आधार पे मापन किया जाता है। तो इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी में किस हिसाब से, इसमें कि साहब किसी भी करेंसी की कितनी परचेजिंग कैपेसिटी है उस बेसिस पे अपन ने देखा। और यहाँ पर जो भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कौन सी थी, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वो थी चाइना। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कौन से नंबर पर थी, भारत, इंडिया कौन से नंबर पे था, 3rd रैंक पे था। ये अपन ने देखा। इसके बाद में फिर अपन ने देखा क्या, LPG सुधार। LPG सुधार कौन था, PV नरसिम्हा राव, और PM थे। और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। और उसके बाद में फिर अपन ने देखा लिबरलाइजेशन का मतलब क्या कर दिया गया था कि साहब जो भी क्षेत्र थे, निजी क्षेत्र को भी उसमें अनुमति दे दी गई थी। 3 क्षेत्र थे, वो 3 क्षेत्र किसके लिए रख दिए गए थे, 3 क्षेत्र सरकार ने अपने पास में रखे। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से थे, परमाणु ऊर्जा, परमाणु खनिज और रेलवे। लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, 5 क्षेत्रों के लिए रखा गया था। उसमें कौन से थे, वायुयान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ये क्षेत्र किसके लिए रखे गए थे, लाइसेंस व्यवस्था में सरकार के अपने पास में रखे गए थे, बाकी को हटा दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन में जो PSU
घाटे में थे, उनका ओनरशिप और मैनेजमेंट किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो भी प्राइवेट सेक्टर उसको कर दिया गया था। और जब भी PSU उनमें ऐसा था कि हाँ इनमें कुछ पोटेंशियल है, तो उसके लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए थे, एफर्ट्स किए थे। और उसके अलावा और भी जो भी ग्लोबलाइजेशन में उसमें इंडियन इकोनॉमी को कनेक्ट किया गया था थ्रू FDI और इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट टू अदर इकोनॉमीज़। ये अपन ने देखा किसमें, आज के इस चैप्टर में। होपफुली आपके ये चीज़ समझ में आई होगी और आपने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा। बाकी के जो भी MCQs है, उन MCQs के लिए आप जो भी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसमें डाल दिए जाएंगे और उनको आप देखिए, ताकि आपने जो पढ़ा है या जो भी आपने ये लेक्चर लिया है उससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एक सिंपल सी और मेरी एडवाइस और है आपको कि ये जो भी इकोनॉमिक्स है ये अपने आप में एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसको जब भी आप कोई भी लेक्चर या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ते समय आप एक चीज़ नोट साथ में नहीं बनाएं। एक बार थ्रोली या तो उस टॉपिक को देख ले या पूरे वीडियो को देख ले। टॉपिक को एक बार पूरा देखने के बाद में फिर आप क्या करें, उसको दोबारा से चलाएं उस टॉपिक। जैसे अपने LPG पढ़ा, LPG पढ़ने सबसे पहले तो उसको पूरा एक बार देख लो, LPG रिफॉर्म को पूरा देख लो, उसके बाद में फिर आप उसको क्या करो, नोट डाउन करो। और अगर आप ऐसा है कि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप क्या कर सकते हो, साथ के साथ में इसको देख भी सकते हो। होपफुली ये चीज़ें आपके लिए या फिर ये सीरीज़ आपको क्या कर रही होगी, बेनिफिट दे रही होगी। तो आप इसे जो भी अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप और भी जो भी लोग हैं उसको जोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर अपन आगे कल मिलते हैं। थैंक यू।